नमस्कार। एक बड़े सवाल के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। सऊदी अरब अब क्या भारत का दुश्मन देश बन गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक रक्षा समझौता किया। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, यानी पाकिस्तान पर हमला होने के हालात में सऊदी अरब भारत को दुश्मन देश मानेगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद के यामामा पैलेस में हुई इस बैठक में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तय किया गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी भी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इस समझौते को नाटो की तर्ज पर एक पर हमला दोनों पर हमला का सिद्धांत माना जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग करना है। समझौते के अनुसार अगर किसी भी देश पर कोई बाहरी हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे, जिसमें परमाणु हथियारों के प्रयोग पर भी सहमति बनी है। हालांकि समझौते में परमाणु हथियारों के उपयोग को स्पष्ट तौर पर उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन यह व्यापक रूप से माना जाता है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु क्षमता तक पहुंच अब मिल गई है। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने इस समझौते को एक व्यापक रक्षा समझौता बताया, जिसमें विशिष्ट खतरों के आधार पर सभी सैन्य संसाधनों के उपयोग का प्रावधान है। इस संदर्भ में पाकिस्तान के साथ यह समझौता सऊदी अरब को एक परमाणु छतरी प्रदान करता है, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। न्यूज एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता के जरिए अपनी सोच दर्शाई है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब खाड़ी देशों में भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध हो। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब इस युद्ध में शामिल हो सकता है। इजरायल द्वारा कतर पर किए गए हवाई हमलों के बाद खाड़ी देशों का अमेरिका पर से भरोसा कम हुआ है, जिससे वे अपनी सुरक्षा के लिए अन्य सहयोगियों को तलाश रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यह समझौता भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती पेश कर दिया है, खासकर भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में। इस समझौते के तहत अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष होता है तो सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ जाना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौते का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि इसमें किसी भी एक देश पर हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह सिद्धांत दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ किसी भी आक्रमण के साथ मिलकर जवाब देने के लिए बाध्य करता है, चाहे वह देश भारत ही क्यों ना हो। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब खाड़ी क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल अस्थिरता बढ़ी है, खासकर इजरायल द्वारा कतर पर कथित हमले के बाद। इस घटना ने इजरायल के संभावित अगले शिकार सऊदी अरब को अमेरिका के सुरक्षा गारंटी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। एक सीनियर सऊदी अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि रॉयटर न्यूज को बताया कि इस समझौते के तहत हर तरह का मिलिट्री सहयोग उन्हें मिल जाएगा। जब उनसे पूछा गया क्या इस जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल शामिल है, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। रणनीतिक जानकार पहले से मानते हैं कि सऊदी अरब शुरू से ही पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में वित्तीय रूप से सहयोग करता रहा है। समझौते का एक पर हमला दोनों पर हमला सिद्धांत भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। भारत के लिए पाकिस्तान से युद्ध के वक्त दो मोर्चे वाली चुनौती अब हकीकत बन गई है, जिससे सैन्य और रणनीतिक दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। इस समझौते ने खाड़ी देशों में एक मजबूत इस्लामिक गठबंधन की संभावना को बढ़ा दिया है, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब और पाकिस्तान कर सकते हैं।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह समझौता किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे गहरे सहयोग का आधिकारिक रूप है। आपको बता दें कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच हाल के वर्षों में पर्दे के पीछे संबंध सुधर रहे थे, जिसका उद्देश्य ईरान के प्रभाव को कम करना था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को आतंकी संगठन हमास के इजरायल पर हमले ने सारा खेल बिगाड़ दिया और सऊदी अरब को इजरायल से मजबूरी में दूरी बनानी पड़ गई। सऊदी पाकिस्तान के बीच समझौते ने इजरायल सऊदी संबंधों को अब और जटिल बना दिया है। सऊदी अरब के पास पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु शक्ति का समर्थन है, जिससे इजरायल के लिए क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। यह गठबंधन इजरायल के लिए फिलिस्तीन के मुद्दे पर सऊदी अरब, जहां फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है, एक नया नजरिया पेश करने के लिए मजबूर करेगा। इजरायल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास खलील अल हैया को निशाना बनाकर हमला किया। हमले में अल हैया तो बच गया, लेकिन 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों के नेता इजरायल के खिलाफ एक खास बैठक में इकट्ठा हुए, जहां पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नाटो जैसी ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसाक डार, जो विदेश मंत्री भी हैं, ने एक ज्वाइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर पावर इस्लामिक समुदाय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। वहीं अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी राजदूत रह चुके जलमय खलीलजाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी राय दी। खलीलजाद ने कहा कि यह समझौता औपचारिक संधि नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए यह एक बड़ा रणनीतिक समझौता है, जो बताता है कि सऊदी अरब अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता है और न उस पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहता है। खलीलजाद ने बताया कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार और ऐसे मिसाइल सिस्टम है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट और इजरायल तक मार कर सकते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा समझौते पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इसकी जानकारी भारत को पहले से थी और भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्नीस 1950 में कोल्ड वॉर के दौरान सऊदी जैसा रक्षा समझौता अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ने किया था। 1979 में ये समझौता टूट गया। उससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जंग हुई, लेकिन एक में भी अमेरिका ने सीधे तौर पे उसकी मदद नहीं की। यानी युद्ध के समय हालात बदलते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, पहला सवाल आपसे, सऊदी अरब से खतरा भारत की दहलीज पे पहुंच चुका है। यह युद्ध के वक्त ही क्या भारत मानेगा कि सऊदी अब भारत के लिए खतरा है? संजीव जी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि सऊदी अरब भारत के लिए कोई खतरा पैदा करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सऊदी अरबिया और भारत के जो संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ और गहरे हुए हैं। सऊदी अरबिया जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक जो विजन 2030 का जो उनका एजेंडा है, जिसमें कि वो सऊदी अरबिया को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उस प्रक्रिया में वो भारत के साथ भी सहयोग लेकर के अपनी मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो खतरा है, ये सऊदी अरबिया, मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई पोच कर रहा है। संजीव जी, अगर इतिहास को खंगाला जाए तो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, सीधे तौर पे तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से उसका सहयोग पाकिस्तान के साथ रहा है। ऐसे हालात में जब ये समझौता हो रहा है, मुस्लिम नाटो की बात हो रही है, तो भारत सरकार या मोदी सरकार इस
खतरे को कहां तक टाल सकती है या नजरअंदाज कर सकती है? संजीव जी। देखिए, नजरअंदाज करने का तो ये प्रश्न ही नहीं है। जो ये डेवलपमेंट है, मैं इसको खतरा अभी नहीं कहना चाहता। ये जो डेवलपमेंट है, ये इसके ऊपर भारत की पैनी नजर है और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा ये कहा भी गया है कि इसके जो इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसका हम आकलन करेंगे। और जाहिर है कि ये जो समझौता हुआ है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक प्रसून जी, ये पॉस्चरिंग ज्यादा है, इसके अंदर सब्सटेंस कम दिखाई देता है। और जो मुस्लिम वर्ल्ड के नेटो इत्यादि की बात की जा रही है, वो भी जो पॉस्चरिंग करने की कोशिश की जा रही है। इस समझौते के केंद्र में अगर कोई है तो इजराइल है। इजराइल के द्वारा जिस तरीके से बड़ी आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयां की जा रही है। संजू जी, आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि मुस्लिम राष्ट्रों की बैठक में मुस्लिम नाटो का अध्यक्ष बनने के लिए कोई भी मुस्लिम देश तैयार नहीं है, जबकि मीटिंग पूरी हो चुकी है। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, वो नाटो बनेगा भी नहीं। मैं मेरे असेसमेंट के मुताबिक मुस्लिम नाटो बनाने की प्रक्रिया में 3 बाधाएं मैं पहले देखता हूं। पहला तो यह है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, उनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो नाटो नहीं बनने देंगे। गाजा के अंदर इतने लोग मारे गए, लाखों की संख्या में, लाख से भी ज्यादा की संख्या में गाजा के शरणार्थी जो वहां पर जो लोग थे मारे गए, लेकिन इन मुस्लिम वर्ल्ड के राष्ट्रों ने कागजी आंसू बहाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। और अगर वो यही उनको लेकर के चिंतित थे तो अपने राष्ट्रों के दरवाजे क्यों नहीं खोले उन्होंने अभी तक? उनको अपने राष्ट्रों के दरवाजे खोल करके और उनको शरणार्थियों की तरह से अपने हाथ शरण देनी चाहिए थी। बेहद अहम सवाल, बेहद अहम बात। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मुस्लिम वर्ल्ड के नाटो न बनने के पीछे जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड है, वो बहुत गहरा है। वो जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड है, सऊदी अरेबिया और ईरान जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति जो भाव रखते हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी एकता इस तरीके की आ पाएगी। तीसरा जो एकता को ना आने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड है, उसको बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के विरुद्ध प्ले आउट करता है और वो इजराइल की रक्षा भी करता है, अपनी हेजोमनी बनाए रखना चाहता है। क्या अमेरिका पे जो डिपेंडेंसी है मुस्लिम राष्ट्रों की, वो कम करेंगे? अमेरिका जब तक वहां रहेगा, नाटो बन नहीं सकता मुस्लिम राष्ट्रों का। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और दूसरा एक बात और भी जो कहना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड के राष्ट्र अगर मुस्लिम हितों के इतने ही हितैषी हैं, तो अपने डबल स्टैंडर्ड्स को त्यागें सबसे पहले, और उसके बाद वो नाटो बनाने की बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। क्या सऊदी अरब के जो इतिहास रहा है, सऊदी अरब का जो इतिहास रहा है, पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता रहा है, युद्ध के समय भी आर्थिक मदद मुहैया करवाता रहा है, राजनीतिक मदद भी मुहैया करवाता रहा है, ऐसे में जो समझौता हुआ इसे केवल कागजी समझौता माना जाए या धरातल पे उतरेगा? जबकि जानकार ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वादा किया है कि अगर आप कोई परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो हम उसमें पूरा सहयोग देंगे। इस खतरे को आप अनदेखा कर सकते हैं झा साहब? नहीं, देखिए प्रसन्न जी, किसी भी खतरे को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो ये समझौता हुआ है सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जी। एक हम लोगों को कहावत कही जाती थी बचपन में कि भागते भूत की लंगोटी सही है। ऐसी चीज जो आपसे भाग जाए उसका जो भी मिल जाए वो ले ली। देखिए, आज के दिन में पाकिस्तान बहुत बड़ा कर्जदार है, सऊदी का भी कर्जदार है, चाइना का कर्जदार है, और भी लोगों के कर्जदार हैं, और पाकिस्तान ये चुका नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये जो अभी जो संधि क्या कह लीजिए, एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि पाकिस्तान जो है वो सैन्य सहायता करने के लिए तैयार हुआ है। तो ये एक आप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसी की तरफ से मैं भी देख रहा हूँ ज़्यादातर। लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं। देखिए, जब ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये इस्लामिक बॉम्ब के नाम से जाना जाता था। लेकिन चूंकि इसमें अब इसके जो भी संसाधन हैं वो अमेरिका ने लगभग खत्म कर दिया है। अब ये कम से कम 20-30 साल जो है वो पीछे चला गया है परमाणु बनने का कार्यक्रम। तो इस बीच में सऊदी को कोई डर नहीं है। सऊदी अमेरिका का बहुत बड़ा एलाय है,
आपने ये भी देखा था कि आज से कई साल पहले ट्रंप ने ही जो अब्राहमिक एकॉर्ड करवाया था उसमें सऊदी भी था और इस्राइल भी था, और ये सब संबंध जो थे वो अपनी जगह पे धीरे धीरे बन रहे थे। और आज के दिन में भी जबकि ये इस्राइल और हमास की लड़ाई चल रही है, इस्राइल अक्सर लेबनान में जो हिजबुल्लाह है या फिर सीरिया में कुछ ठिकाने हैं वहाँ भी अटैक किया हुआ है, ईरान पे अटैक किया हुआ है, और ये जो कतर में अटैक हुआ था तो ये वन ऑफ अटैक है, ये सब जानते हैं। और आपने ही अभी कहा था कि जो जीसीसी की मीटिंग हुई थी उसमें 6 के 6 कंट्री ने यही कहा था कि वो अपना कॉपरेशन बढ़ाएंगे, लेकिन कोई बढ़ चढ़ के आगे नहीं आया कि हम अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे और इसराइल के साथ में लड़ेंगे। नहीं, वो चीज़ नहीं है। देखिए इसराइल ने बड़ा क्लियर कहा था कि ये हमास के लोग कतर में डिक्टेट कर रहे थे टर्म्स, जो संधि की टर्म्स थी, जो सीज फायर की टर्म्स थी, और हमास का आदमी कहीं भी होगा इंक्लूडिंग उसका सरगना, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और यही चीज कतर को कहा था कि आप अपने जमीन से इनको निकालिए, ये जहां भी, नहीं तो ये हमारा काम है कि ये जहां भी रहेंगे हम इनको मारेंगे, चाहे जिस भी देश में रहेंगे। और इसराइल ने ये कहा है, नेतन्याहू ने कहा है, तो वो करेगा। तो अब ये जो छोटी छोटी जो सुबुगाहट शुरू हुई है, पाकिस्तान ने अपने आप को एक नेटो का मेंबर, मुस्लिम नेटो की बात कर रहा है, जी जी, तो ये सब जो हम इसको एबरेशंस कहते हैं, ये एबरेशन आप देख रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि ये जो एक अप्रोच है, ये अप्रोच हमेशा रहेगा प्रसून जी। आप याद रखिए जब म्यांमार में जब रोहिंग्या को निकाला जा रहा था, तब भी सऊदी ने प्रपोज किया था कि हम रोहिंग्या को यहाँ से फंड्स देंगे, कतर ने रोहिंग्या को फंड्स दिए हुए हैं। तो सारे जो इस्लामिक देश हैं 47 के 47, इसमें से लगभग आप 17 या 18 कह लीजिए, वो बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक है, उनके पास में साधन ज्यादा नहीं है। लेकिन जिनके पास में पैसा है, जिसके पास में तेल है, वो उनके पास में फंड्स हैं और ये इस्लामिक एक्टिविटी को हर जगह ये बढ़ावा देते हैं। वीएन झा साहब, आपकी बात से एकदम साफ है कि ये जो मामला है वो धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए ये मुस्लिम देश किसी भी हद तक जाते हैं। हाँ, जब अपने पे बात आती है तो यह अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए उतारू हो जाते हैं। मतलब मजबूरी में यह शांति की बात करते हैं। अगर दिली इच्छा मानी जाए तो यह मुस्लिम आतंकवाद, मुस्लिम कट्टरता के हिमायती हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, ऐसे हालात में क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भारत में भी ऐसे ही हालात बनाए जा रहे हैं, उसके लिए यही देश जिम्मेदार हैं? संजीव जी जी, अपना सवाल एक बार फिर से आप काइंडली रिपीट करें। वीएन झा साहब ने बताया कि जो भी, जैसे म्यांमार में भी जब रोहिंग्या मुसलमानों की बात हुई तो गल्फ कंट्रीज से तमाम देश आए उनकी मदद के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए। असल में ये लोग धार्मिक उन्माद को बढ़ाना चाहते हैं, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं पैसे के दम पर, और जब इनके ऊपर अपनी बात आती है तो ये अमेरिका के पिछलग्गू बन जाते हैं। ऐसे हालात भारत में भी बन रहे हैं और भारत ऐसे देशों को मुस्लिम देश मानकर अगर व्यवहार करे तो शायद मुझे लगता है एक बेहतर रणनीति बनाई जा सकती है। संजू जी देखिए, ये जो मुस्लिम राष्ट्रों के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो जाहिर है कि उनके लिए अनेक जो है संकटों का कारण बनते रहे हैं, और अभी भी ये डबल स्टैंडर्ड चूंकि वो प्रैक्टिस करते हैं, इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि उनको अपने इस तरीके के प्रयासों में कोई ज्यादा बड़ी सफलता अपेक्षित नहीं है। और वो जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो जाहिर है कि आज भी जारी है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत इन सारे विषयों को अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए डील करेगा। और भारत के बारे में प्रसून जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जहां तक आतंकवाद के प्रति जो नीति है, भारत के जो आतंकवाद के संदर्भ में जो अप्रोच है, जो कि जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इस तरीके का हमने कुछ ट्वीट्स देखे थे, कुछ इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के इस तरह के संबंधों से पाकिस्तान इम्बोल्डेंट होगा, मिलिटेंट्स इम्बोल्डेंट होंगे। मिलिटेंट्स को और पाकिस्तान को ये बात नोट करके रखनी चाहिए
कि ये जो भारत है, चाहे वो आप कोई भी इस तरीके का पैक्ट कर लें, कुछ भी कर लें, आतंकवाद के विरुद्ध हमारी जो कार्रवाई है वो शक्तिशाली होगी, बड़ी होगी। संजू जी, इसके साथ एक बड़ा सवाल और उठ रहा है। जो कहा गया है, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है उसके कारण चीन का पाकिस्तान से साझेदारी और मजबूत हो सकती है, क्योंकि कुछ चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत और इजरायल दोनों को एक साथ घेरा जा सकता है, उनको उनके इलाके में ब्लॉक किया जा सकता है। जी संजीव जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारत को इस तरीके से घेरा जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। ब्लॉक करने वाले जो बड़े बड़े महाशक्तियां हैं, जब वो ब्लॉक नहीं कर पा रही हैं, तो ये ऐसे राष्ट्रों की क्या बिसात है कि वो भारत को ब्लॉक कर लेंगे। भारत ब्लॉक करने वाला राष्ट्र नहीं है। भारत के उत्थान को और विकास को रोका नहीं जा सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ और अपनी स्वतंत्र रक्षा नीति के साथ, आर्थिक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत को बनाने का हमारा विजन है और पूरे विश्व में हम शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को हासिल करने की दिशा में और आतंकवाद की चुनौती के ऊपर कड़े से कड़े प्रहार करने के लिए संकल्पबद्ध है। जहां तक चाइना का प्रश्न है, तो चाइना जरूर हमें घेरने की कोशिश करता है, लेकिन आप देखिए तो चाइना भी घुटनों पर आ गया है। चाइना को भी भारत से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और जाहिर है कि जो चाहे वो डोकलाम रहा हो, चाहे गलवान रहा हो, चाहे ऐसी कोई भी साजिशें हो जिसमें पाकिस्तान चाइना का जो नेक्सस है या अन्य तरीके के जो इस तरीके की जो पार्टनरशिप इत्यादि के माध्यम से भारत को घेरा नहीं जा सकता। भारत को घेरा नहीं जा सकता है, लेकिन अब पाकिस्तान को कौन घेरेगा, बड़ा सवाल है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इजरायल का रुख, सऊदी अरब पाकिस्तान के समझौते के बाद इजरायल का रुख पाकिस्तान को लेकर कैसा होगा? क्या इजरायल अब सीधे तौर पे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए तैयार होगा? मुझे लगता है नहीं। देखिए, इजरायल और पाकिस्तान इसमें चूंकि जो डायरेक्ट कनेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एक दूसरे के खिलाफ जंग कर सकते हैं, ना एक दूसरे की टेरिटरी लगती है, और ना एक दूसरे का जो इंटरेस्ट है, खास करके मैं इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करता हूँ, वहां पे इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान और इजरायल। झा साहब, मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि 1 साल के पहले ही इजरायल ने दावा किया था कि हमास के आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में हुई। यह दावा इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने किया और भारत को भी चेतावनी दी कि आपके तमाम आतंकी संगठन इन हमास आतंकियों के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी, अब आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए प्रसून जी, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। आप याद कीजिए तालिबान का टेक ओवर अफगानिस्तान का, और उन्हीं दिनों में कुछ तालिबानी जो थे वो पाकिस्तान में आए थे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में आए थे, और वो ये इस तरह का बयान दे रहे थे कि अब उन्होंने अफगानिस्तान तो ले लिया, अब हिंदुस्तान की बारी है। ये सभी चीजें हमने देखी हैं, लेकिन उसका हुआ क्या? वो सिमट के रह गया तालिबान अफगानिस्तान में। हम वहीं हैं जहां पे थे। तो इसलिए इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल अपने हित के लिए उसको जो भी करना पड़ेगा वो कर रहा है, क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान की कोई ऐसी सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान को चुनौती अपने ही लैंड में है। उनके जो यहाँ पे जो 61 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें के लगभग आधे दर्जन या 4-5 तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के खिलाफ में, इंक्लूडिंग आईसिस के और कुछ और जो हैं। तो पाकिस्तान की लड़ाई अपने आप में है, और इसका जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है ये बहुत बड़ी एक उसकी चुनौती है, क्योंकि जितना उनके ऊपर में लोन है उनकी पेइंग कैपेबिलिटी नहीं है, रीपे की कैपेबिलिटी नहीं है। अभी उन्होंने सिर्फ 2 आइलैंड जो हैं अपने दिए हुए चाइना को लीज किए हुए हैं। आने वाले दिनों में और भी जगह उनको लीज करना होगा, क्योंकि अगर उनको सिर्फ $6 बिलियन अगर उनको लोन का इंटरेस्ट चुकाना है, कहां से लाएगा पाकिस्तान? तो इसलिए पाकिस्तान का जो मेल्टडाउन है वो लगभग निश्चित है, अगर उन्होंने अपने अप्रोच में अगर बदलाव नहीं किया। इस तरह से मिलिट्री गतिविधि बढ़ाते रहे। मैं थोड़ा सा और लूंगा, लास्ट पॉइंट बताना चाहता था। अपनी अगर मिलिट्री गतिविधि वो इसी तरह से बढ़ाते रहे, और उनकी एम्बिशन जो है वो चाइना का J-35 खरीदेगा। चाइना का एक J-35 लगभग
आधे स्क्वाड्रन जेट 10 के बराबर है। कहां से वो पे करेगा? तो या तो वो इसी तरह से कर्जे में डूबता जाएगा और अंत में अपना हाथ खड़ा कर देगा कि मैं नहीं कर सकता हूं, पाकिस्तान को अब चाइना का एक राष्ट्र, एक प्रोविंस बना के रख लो, हम वहीं पे रहेंगे। तो ये विषमताएं पाकिस्तान के सरजमीन पे हैं, लेकिन इसराइल के लिए वो चीज नहीं है। इसराइल आज के दिन में खड़ा है, जहां था वो उतना ही अभी भी इसकी स्ट्रेंथ है, उसको सपोर्ट करने वाला और भी देश हैं, खास करके अमेरिका तो है ही, लेकिन वहीं पे जो और भी ब्लॉक्स बन रहे हैं, सऊदी, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब लगभग इसराइल के खिलाफ नहीं है। इनकी आपस में एक ने या दो दिक्कत बस संधि इतनी है कि जब बात यरूशलेम की आती है तो सऊदी अरब जैसा देश भी, तुर्की भी, तमाम मुस्लिम देश, 50 के 50 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत ना चाहते हुए भी इजराइल के साथ खड़ा होता है, इजराइल भी ना चाहते हुए भारत के साथ दमदारी से खड़ा होता है। मुझे लगता है कि इस दमदारी को और मजबूत करना चाहिए। संजू श्रीवास्तव जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारत और इजराइल के बीच की जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये लगातार सशक्त और मजबूत हो रही है। और इजराइल के साथ हमने अपने संबंधों को ऊंचे से ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए, और खासकर जो डिफेंस का अगर सेक्टर देखें तो उसमें बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। और मैं ये स्पष्ट रूप से ये देखता हूँ कि पाकिस्तान चाहे लाख कोशिश क्यों न कर ले, हालांकि ये जो पॉस्चरिंग ज्यादा ये है, इसमें जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसका टारगेट इजराइल है, लेकिन यदि पाकिस्तान ये भी साजिश कभी रचेगा कि वो सऊदी अरेबिया को भारत के खिलाफ करने की कोशिश करे, तो सऊदी अरेबिया उसके लिए तैयार नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि सऊदी अरेबिया अगर भारत से संबंध खराब करता है तो उसको बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। सऊदी अरेबिया का अमेरिका के साथ जो एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, वो भी पाकिस्तान को उसकी साजिशों में नहीं आने देगा, आने नहीं देगा। लेकिन भारत को भी इस बात के लिए सतर्क रहना है कि अब खाड़ी देशों का रुख बदल रहा है, और ये पहला अलर्ट है भारत के लिए। भारत को अपनी नई रणनीति के तहत बेहतर ढंग से यूरोपीय यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, रसिया के साथ नए तरह का अलायंस करना पड़ेगा। इजराइल उसमें आपका सहयोग करेगा, इसके लिए भारत को अभी से तैयारी करनी होगी। क्योंकि जब युद्ध की बात होगी तो न व्यापार काम आएगा, न कोई आर्थिक सहयोग। फिर आमने सामने जो मदद करेगा वह दोस्त कहलाएगा, जो विरोध करेगा वह दुश्मन कहलाएगा। भारत के लिए एक संकट की घड़ी है या शुरुआत हुई है, इस पे भारत कैसे निपटता है आगे देखा जाएगा। आप दोनों इस चर्चा में आए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलती रहिए एपीएन न्यूज के साथ।